हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आपका डीएन एजुकेशन अड्डा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। ये चौथा सेट है। इसके पहले 3 सेट हमने डिस्कशन के साथ आपको बताया था। और जो स्टूडेंट अगर तीनों सेट कर लिए होंगे तो उन्हें बहुत सारे जीएस के मैटर में कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि आप लगातार हमसे बने रहें, हमसे जुड़े रहें, ताकि आपके समस्या का समाधान हो जाए। आइए आज देखते हैं। आज सेट का जो पहला प्रश्न है यह है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। यानी स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन में है मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, और ये है एन.के. चंद्रा और आर.के. शनमुखम सेठी। तो एक बात जान लेना है आप कि भारत का पहला बजट जो पेश हुआ वह 1947 में पेश हुआ। 1947 में जो भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय जाता है वह जाता है आर.के. शनमुखम सेठी को। किसे? आर.के. शनमुखम सेठी को। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें जो ऑप्शन है यह वित्त मंत्री थे, अब मोरारजी देसाई जो थे ये जनता पार्टी की सरकार जब बनी 1977 में तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में एक कंसेप्ट आता है कि सबसे उम्रदराज या सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई शपथ लिए। जनता पार्टी की सरकार थी, इनके नेतृत्व में। मोरारजी देसाई कहाँ के रहने वाले थे? ये गुजरात के रहने वाले थे। क्लियर? गुजरात के रहने वाले थे। यहाँ देखना यह है कि सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। ये 39 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे। क्लियर? और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब देखो इसमें भाग 8 है, भाग 4 है, भाग 6 है और भाग 9 है। इसको छांटो, ऑप्शन वाइज इसे छांटिए आप। जैसे भाग 4 है यह डीपीएसपी को बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को बताता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है। क्लियर? अब रहा भाग यहाँ 9, ये बताता है पंचायती राज व्यवस्था को। किसे बताता है? पंचायती राज व्यवस्था को। और भाग रहा 6, ये बताता है राज्य के व्यवस्था को। राज्य की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जैसे कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। यदि 3 ऑप्शन हम ऐसे ही छांट दिए तो इसमें जो बच गया भाग 8 यह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? केंद्रीय बजट को, जो केंद्रीय बजट होता है जिसे वित्त मंत्री लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। ये कह रहा है कि वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित है?
तो अनुच्छेद 112 हो जाएगा। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्लियर? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो एक बात बताओ, आप सब लोग जितना लोग देख रहे हो उसमें यहाँ देख लेना कि राज्यों के मुख्यमंत्री, इसमें राष्ट्रपति के क्या इसमें आवश्यकता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इसमें राष्ट्रपति का सलाह लिया जाता है या उनके द्वारा बताया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डायरेक्ट नियुक्ति इनकी होती है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और राज्यों के राज्यपाल, इसमें भी राष्ट्रपति का सलाह होता है। अब रहा बात इसमें आंसर, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपालों के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री वह व्यक्ति होता है जो विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। इन्हें आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल नियुक्त करते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। और नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है या लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निषिद्ध किया गया है या बहुमत में है या लोकसभा का सदस्य है। तो एक बात जानो कि अपनी सरकार के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव होता है उस दौरान यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हों तब भाग ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो इस समय है कि राज्यसभा सदस्य अगर होंगे तब भाग इसमें नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य रहें और प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, ये सभी लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा का सदस्य रहते हुए भी पीएम का शपथ लिए हैं, प्रधानमंत्री के पद पर चयनित हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा सदस्य हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। एक बात जान लो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसे 30 वर्ष की आयु आवश्यक है। 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य हो, 30 वर्ष यदि वो राज्यसभा का सदस्य हो, 30 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मात्र 25 वर्ष चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? तो 25 वर्ष यदि वह लोकसभा के सदस्य है। थोड़ा सा नोट पॉइंट करके यहाँ लिखना है आपके लिए ये बहुत यूजेबल है। पीएम के न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष। एमएलए के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। एमएलसी के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, सीजेआई के जज के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा
नहीं है। इसको एक बार देख लेना, कंप्लीटली एक नोट बनाकर इसे अपने कॉपी में ऐड कर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 वर्ष यदि वो लोकसभा का सदस्य है। सीएम का भी न्यूनतम 25 वर्ष, और मुखिया का जो होता है वो न्यूनतम 21 वर्ष। माने 21 वर्ष की आयु अगर पार कर गए हैं तो मुखिया के इलेक्शन लड़ सकते हैं और चुनाव जीतकर पंचायत के कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकती है। चुनाव पूर्व माने चुनाव पूर्व कहने का मतलब चुनाव से कितना घंटा पहले अपनी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 48 घंटा पहले। 48 घंटा पहले। एक और बात जानो, ये जो प्रचार प्रसार जो होता है ना, प्रचार प्रसार ये भी रोक दिया जाता है चुनाव समाप्ति के 45 घंटा पहले। यह प्रचार प्रसार रोक दिया जाता है। नेक्स्ट आओ, अगला क्या है। अगला है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया। यानी किस वर्ष भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द शामिल किया गया। तब पहले भी हम बताए हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को ऐड किया गया। इस संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्लियर, मिनी संविधान भी कहा जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति प्रमुख कौन होता है। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति प्रमुख कौन होते हैं। तो व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंध का समिति प्रमुख जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। या एक और कथन इसमें है कि यदि किसी मंत्रालय का प्रभार किसी के पास नहीं है तो उसका अतिरिक्त प्रभार भी प्रधानमंत्री के पास रहता है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों का माने लाखों करोड़ों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। तो कहलाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्क वे, क्या मिल्क वे आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है, बाकी ब्रह्मांड है, नक्षत्र है, विश्व है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आओ, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। 4 है, 2 है, 3 है, 1 है। तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह मात्र 1 है और उस उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आओ, अगला है कि कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा मैंने इसमें दिया है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहीं से शुरू करो। ये दक्षिणी अक्षांश जो है ये मकर रेखा है। कौन है, मकर रेखा है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है ये अंटार्कटिका वृत्त है। अंटार्कटिका वृत्त है। ठीक है, और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये आर्कटिक वृत्त है। क्या है, आर्कटिक वृत्त है। अब इसमें देख लेना कर्क रेखा क्या है। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्लियर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। पृथ्वी के निकटतम
माने एकदम नज़दीक सतह। तो एक बात जानो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, यही वायुमंडलीय परत है, तो सबसे निकट जो होगा यह क्षोभ मंडल होगा। क्लियर? क्षोभ मंडल होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। किसे कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जो होगा समताप मंडल होगा। समताप मंडल होगा, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल के बाद जो होगा यह होगा मध्य मंडल होगा। क्या होगा? मध्य मंडल होगा। इसे क्या कहते हैं? मीसोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल के बाद जो होगा यह आयन मंडल होगा। आयन मंडल होगा, या इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। ताप मंडल कहा जाता है। और सबसे ऊपर जो होगा उसको बहिर्मंडल या इग्जोस्फेयर, इसे इग्जोस्फेयर कहा जाता है। ताप मंडल को कहा जाता है आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। ये पूछ रहा है, ये जो अर्थ स्पेस है, यह पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के सबसे नज़दीक, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल है। इसमें देखो क्षोभ मंडल कहाँ है? समताप मंडल होगा नहीं, क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल में आपको बादल का निर्माण, बादल गर्जन, मौसम परिवर्तन, चक्रवात इत्यादि घटनाएं होती है। समताप मंडल वायुयान उड़ाने की दशा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा देखो कितना खतरनाक देश है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? अब देखो एक बात जान लो। मेक्सिको, लाओस और पनामा और मकाऊ। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? मकाऊ की मुद्रा है। तो मकाऊ का कैपिटल जो होगा ना, कैपिटल ये मकाऊ ही होगा। इसका विशेष कोई प्रशासनिक कैपिटल राजधानी नहीं है, लेकिन इसका अपना स्वयं नाम पर ही एक कैपिटल है। अब लाओस का राजधानी कहाँ है? वियंतियान है लाओस। मेक्सिको के कहाँ राजधानी है? मेक्सिको सिटी। कहाँ है? मेक्सिको सिटी। अब पनामा तो खैर पनामा नहर एक क्षेत्र भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मकाऊ। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड माने पहले के स्कॉटलैंड के रूप में इसे जाना जाता है। यह देश हो जाएगा आपका शिलोंग। कहाँ पड़ेगा शिलोंग हो? तो शिलोंग पड़ेगा, ये मेघालय के कैपिटल है। किसका कैपिटल है? मेघालय का कैपिटल है। सिलचर कहाँ पड़ेगा? यह क्षेत्र असम में। कहाँ पड़ेगा सिलचर? आइजोल कहाँ का राजधानी है? आइजोल कहाँ का राजधानी है? तो यह मिजोरम का राजधानी है। इम्फाल कहाँ का राजधानी है? यह मणिपुर का राजधानी है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? शिलोंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? माने सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अब देखना थोड़ा सा आप इसमें दिया अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट। हिमालय तो होगा नहीं, ये प्राचीनतम है नहीं, ये नवीनतम श्रेणी में आता है। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीनतम है। ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास जब स्टार्ट होगा
1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बताएंगे आपको कि पर्वतों का निर्माण किस युग में हुआ और पर्वतों के निर्माण के समय कौन कौन से युग कई कई खंडों में बटा और मानव की उत्पत्ति किस युग में हुआ। इससे संबंधित चर्चा हम लोग करेंगे जब पेड कोर्स में ज्योग्राफी का क्लास होगा उसमें। तब तक के लिए ये जो है प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, इसमें से अरावली है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं पगलड़िया। पगलड़िया बांध परियोजना किस राज्य से में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। क्या मेघालय होगा, क्या पश्चिम बंगाल होगा, क्या नागालैंड होगा, क्या असम होगा। देखो इसमें कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि तीनों स्टेट जो दिया है ना पूर्वोत्तर भारत का दिया है, केवल पश्चिम बंगाल जो दिया है ना थोड़ा सा उधर से इधर हट के दिया है। लेकिन इसका आंसर जो होगा पगलड़िया बांध जो है यह असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। क्या गेहूं को जाना जाता है, क्या ऊन को जाना जाता है। ऊन को सफेद सोना भी कहा जाता है। ऊन को, ऊन या कपास को सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है वो होगा जूट। ठीक है, सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है। सबसे अधिक जूट कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश में होता है। भारत में कहाँ होता है सबसे अधिक जूट, भारत में सबसे अधिक जूट कहाँ होता है। तो भारत में जो जूट होता है भारत में सबसे अधिक जूट, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, बिहार पुलिस से संबंधित यह प्रश्न है। अगर पूछेगा बिहार में कहाँ होता है, बिहार में सबसे ज्यादा सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है तो पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब देखो दुनिया में पूछे तो बांग्लादेश विश्व में, उसके बाद दूसरा स्थान भारत का। भारत में पूछे तो सर्वाधिक जूट पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस का सेट है। अब बिहार में सबसे अधिक जूट पूछे तो पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अगला है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना क्या बंदरगाहों से संबंधित है, क्या दूरसंचार से संबंधित है, क्या रेल मार्गों से संबंधित है। तो यह परियोजना जो है राजमार्गों से संबंधित है, राजमार्गों से संबंधित है। यानी कि जो एनएच है जो एनएच है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई। क्लियर। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। आप देखे होंगे प्रश्न, ये बहुत आसान दिखा होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें देखते हैं। मेसोपोटामिया, बालाकोट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भाई, मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान। कहाँ सिंध प्रांत पाकिस्तान। किस नदी किनारे स्थित है तो यह सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है ये भी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, यह रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, यह एक सभ्यता है। कहाँ विकसित हुआ है तो दजला फरात, दजला एवं
फरात नदियों के संगम पर इसका विकास हुआ है। तो मोहनजोदड़ो इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप ऐसे ही देख के आंसर मार दो। लुम्बिनी में हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट आओ, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश से संबंधित। चोल वंश, चोल वंश की स्थापना किसने किया? विजयालय। किसने किया? विजयालय ने किया। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया? सिंह विष्णु। किसने किया? सिंह विष्णु ने। मौर्य वंश की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस। और कनिष्क कुषाण वंश से ही संबंधित थे। नेक्स्ट आओ, अगला देखते हैं। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? अब देखो, विक्रमादित्य, अशोक, अकबर, पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। यह चालुक्य वंश का राजा थे। चालुक्य वंश के शासक थे। क्लियर? और विक्रमादित्य जानते हैं ये उपाधि है। अशोक के बारे में जानकारी होगा ही। अशोक जो थे मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अकबर के बारे में जानिए रहे हैं। अकबर मुगल वंश से संबंधित थे। और रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी अकबर ही थे। माने मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आओ, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया? एकता व्यवस्था प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया। यह थे इल्तुतमिश थे। इन्हें भी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि गुलाम वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनका समय काल जो था 1206 से लेकर 1210 तक था। इल्तुतमिश का समय काल जो था 1211 से लेकर 1236 तक था। अब आ गए गयासुद्दीन बलबन और आराम शाह। ये भी दोनों जो थे आपका गुलाम वंश से ही संबंधित थे। बलबन के बारे में कहा जाता है इसका समय 1266 से लेकर 1287 तक रहा। आराम से ज़्यादा कुछ समय तक राज नहीं किया, 7 या 8 महीने तक शासन किया, उसके बाद ये चल दिया, अयोग्य शासक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकता व्यवस्था, इल्तुतमिश। नेक्स्ट आओ, बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था? बुका प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश के संस्थापक था? अब देखो, सुलुव वंश, ये बात उस समय का है जब इधर तुगलक डायनेस्टी चल रहा था। उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 व्यक्ति हरिहर और बुका साउथ इंडिया में 1336 में एक दक्षिण में राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसे हरिहर और बुका प्रथम ने स्थापना किया। उस वंश का नाम संगम राजवंश था। तो किसके स्थापना किया?
तो वह संगम वंश की स्थापना किया। अब देखो अराविडु वंश, सुलुओ वंश और तुलुओ वंश। अराविडु वंश की स्थापना किसने किया? सुलुओ वंश के पहले देखते हैं। इसकी स्थापना सुलुओ नरसिंह ने किया। किसने? सुलुओ नरसिंह ने किया। क्लियर? और ये तुलुओ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया, या तुलुओ नरसिंह ने किया। इसी के राजा जो थे, सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे। अराविडु वंश अंतिम राजवंश था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा संगम वंश। क्या हो जाएगा? संगम वंश। नेक्स्ट आओ। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की जो रानी थी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। नेक्स्ट आओ। अगला है आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वह अबुल फजल थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? अगला है केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है? केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसी रास्ते से 1498 के आसपास वास्को डिगामा इसी रास्ते से भारत आए। तो यह कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट आओ। अगला क्या है? अगला है कि केरल में मोपला विद्रोह या मलाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1921 में। अली मुसलियार के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। क्लियर? और नेक्स्ट आओ। अगला देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम नाम सुना है, एक बार पढ़ें इसके बारे में हम। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1911 में। इंडिया गेट कब बनाया गया? 1924 में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? मुंबई में है। ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। दिल्ली में है। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ये पूना समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच। कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या होगा? 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस स्थान पर मदरसा की स्थापना की? किस स्थान पर 1781 में वारन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की? कलकत्ता में। कब? कलकत्ता में। कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल नहीं होगा, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होगा। ये बंगाल के पहले गवर्नर और जनरल होगा।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल नहीं होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल का बात आएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और नेक्स्ट, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? बोले तो जनक कहा जाता है। पीसी महालोनबिस को भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? 15 मार्च 1950 को। लेकिन इस योजना को खत्म करके अब नीति आयोग ला दिया गया है। 1 जनवरी 2015 से यह कार्यरत है। क्लियर? नेक्स्ट आओ, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो संबंधित बैंक के द्वारा। जो बैंक जिससे होगा उसको निर्धारित किया जाएगा। ब्याज दर किस प्रकार होगा, इस सब संबंधित बैंक स्थापित करता है। नेक्स्ट आओ, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया? सेवा कर, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स पहली बार लागू किया गया 1994 में। कब? 1994 में। नेक्स्ट आओ, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है मतलब कि पूंजी किसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो टैक्स के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। टैक्स के द्वारा तो देना ही पड़ेगा, प्राप्त कहां से कीजिएगा? नेक्स्ट आइए, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? यानी मनरेगा का, यही ना है मनरेगा का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो मनरेगा का शुभारंभ जो किया गया 2 फरवरी 2006 को किया गया। इसी का नाम बदल कर नरेगा कर दिया गया 2 फरवरी 2009 को। इसके तहत कितना दिन का काम दिया जाता है? वो 100 दिन का काम दिया जाता है। क्लियर? 100 दिन का काम दिया जाता है। नेक्स्ट आओ, अगला क्या है? महाराष्ट्र सरकार के किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है? अस्मिता योजना ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है। नेक्स्ट आओ, अगला क्या है? अगला है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स या बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय जो है ना बेसबल में है। कहाँ है? बेसल में है। बार्सिलोना कहाँ है? बर्लिन तो जर्मनी में है। बैंकॉक कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड का राजधानी है। नेक्स्ट आओ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो कथक जो होगा ये तो उत्तर भारत का होगा, ये तो पंजाब से होगा नहीं। उड़ीसा हो जाएगा। गरबा गुजरात हो जाएगा। अब भांगड़ा हो जाएगा, भांगड़ा बच गया। नेक्स्ट आओ, अगला है कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? एक बात जान लो, ये जो अनीता देसाई है ये तो खुद लेखक है। अनीता गेट्सवेल के जो लेखक हैं वह अरुण शौरी साहब है। अरुण शौरी है। कौन है? अरुण शौरी है। नेक्स्ट आओ, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया? 14 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। फिर 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में
1901 में पहला नोबेल पुरस्कार किसके खोज के लिए दिया गया था? इसको बताना है आपको, किसके लिए दिया गया था। ठीक है, तो दिया गया था डिप्थीरिया के लिए। किसे दिया गया 1901 में? वान वेयरिंग को दिया गया। वान वेयरिंग को दिया गया। पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वान वेयरिंग को दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है जी? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन क्षेत्र में दिया जाता है भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? समाज सेवा के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 6 हो गया। ठीक है, इसकी शुरुआत की जाती है कब से? 1921 से। इस समाज सेवा हटा दो, समाज सेवा क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इसमें अर्थशास्त्र लगा दो। क्लियर? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ये 1969 से शुरुआत की गई। बाकी 5 क्षेत्र में पहले से दिया जाता था। ये शांति वाला दिया जाता है ओस्लो से, बाकी सभी स्टॉकहोम से दिया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है कि भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। एक बायो रिजर्व है, बायो रिजर्व। इसमें नेकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें सुंदरबन है। सुंदरबन को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 44 का आंसर? 44 का हो जाएगा आपका सुंदरबन। इसे कब यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया? 1987 में शामिल किया गया। नेक्स्ट आओ, अगला क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी कि भारतीय नहीं, पृथ्वी के भूस्थैतिक उपग्रह जो होता है वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं अगला। अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अब तो अग्नि 6 तक आ गया है। अग्नि 6, अग्नि 5 सब आ गया है। नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर शब्दावली में निबल को आधा बाइट कहा जाता है। क्लियर? आधा बाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जावा है, विजुअल बेसिक है, या रैम है, वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रो वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड, ये सब वर्ड प्रोसेसर आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आओ, अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? माने किस फंक्शन के द्वारा प्रिंट प्रीव्यू विंडो को लिया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आओ, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। अब देखो, नाभिक की त्रिज्या को गॉस इकाई में नहीं मापा जाता है। बल को किस में मापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। समुद्री गहराई, इसको किस में मापते हैं? फाइदोमीटर में मापते हैं। ठीक है,
चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण की जो माप होती है गॉस नामक इकाई में होती है। नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक निश्चित स्तर के ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, ठीक है। अभी हमने बताया है कि फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं, समुद्र की गहराई मापा जाता है। बैरोमीटर वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, ठीक है। नेक्स्ट आप, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? मतलब सदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो तापमान, आयतन और समय, ये तो सब अदिश राशि हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा। बाकी ये जो बल आघूर्ण जो बच गया ये आपका जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट आओ, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। जाहिर सी बात है, प्रयुक्त बलों का विरोध करेगा घर्षण, तब ना घर्षण कहलाएगा जी। नेक्स्ट आइए, अगला है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश तरंग के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। नेक्स्ट आओ, अगला क्या है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण या पानी को भाप में परिवर्तित करना। देखो, रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है परिवर्तन कि अपने पूर्व अवस्था में फिर न आना, अपने पूर्व अवस्था में नहीं आना। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है अपने पूर्व अवस्था में आ जाना। क्लियर? तो पानी को भाप में परिवर्तन करना, ये जो होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नहीं है मतलब ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम किसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक समस्थानिक है? एक बात जान लो, यह हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम होता है, इसका 3 समस्थानिक होता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, अगला प्रश्न है लीड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लीड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। क्लियर? नाइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऐड किया जाएगा तो 3:1 में अम्लराज या एक्वारिजिया का निर्माण होता है, जिसमें सोना घुल जाता है। क्लियर? सोना घुल जाता है। नेक्स्ट आओ, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश साहब हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अनरिथोलॉजी किससे संबंधित है? अनरिथोलॉजी किससे संबंधित है? मछलियों के अध्ययन से तो इक्थियोलॉजी है, इक्थियोलॉजी है। सरीसृपों या उभयचरों के अध्ययन से, कीटों के अध्ययन से देखो एंटीमोलॉजी है, एंटीमोलॉजी है, एंटीमोलॉजी है। पक्षियों के अध्ययन से अनरिथोलॉजी है, पक्षियों के अध्ययन से अनरिथोलॉजी है।
ठीक है। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। किस कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है, इसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में क्या संचय होता है? तब विल्सन रोग में सबसे अधिक मात्रा में कॉपर यदि हो जाएगा तब विल्सन नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मोलास्का, जिसके अंतर्गत घेघा भी आता है। ठीक है। कोडेटा के अंतर्गत मानव आता है। और नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी है? तो रक्त में जो पाया जाता है वह आरबीसी, और आरबीसी में होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है? ये लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। पृथ्वी के सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैवमंडल कहलाते हैं। जहां पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं? जैवमंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट आओ देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? वह देश कौन सा है? चीन है। कौन है? चीन है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? वह व्यक्ति कौन है? एम राजेश्वर राव। कौन है? एम राजेश्वर राव। ये 26वें गवर्नर हैं। ये शक्तिकांत जो थे ये 25वें गवर्नर थे। क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ? तो यह देश हो जाएगा कौन सा? जापान। कौन देश हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वह प्लेयर कौन सा है? शुभमन गिल, युवा शुभमन गिल। विराट कोहली भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, रोहित शर्मा साहब भी हैं। हिटमैन, क्या बोलते हैं इनको? हिटमैन। हिट भी करते हैं। सबसे अधिक भारत में वनडे में दोहरा शतक इन्हीं के पास है। भारत ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्कोर इन्हीं के पास है, 264 रन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? स्वदेशी स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है भारतीय स्टेशन। क्या नाम है उसका? भारतीय स्टेशन। नेक्स्ट आओ नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? विश्व का पहला देश कौन बना है? ये बना है डेनमार्क। कौन बना है? डेनमार्क। कहाँ राजधानी है इसका? हो कोपेनहेगन। कहाँ राजधानी है? कोपेनहेगन। आइसलैंड का कहाँ राजधानी है? रिकजाविक। कहाँ राजधानी है? रिकजाविक। फिनलैंड का कहाँ राजधानी है? हेलेंस्की। कहाँ राजधानी है? हेलेंस्की। स्वीडन का कहाँ राजधानी है? स्टॉकहोम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो ये है रीजनिंग। थोड़ा सा प्रयास करो, बनता है कि नहीं। अब देखो यहीं से थोड़ा सा देखो, देख के होता है कि नहीं। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ई किसी में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसी में है। अब देखना, बी के बाद 2 2 4 प्लस 2 फिर 2 प्लस फिर 2 तो फिर यहाँ 2 तो 6 2 8 8 2 10 10 पर जे, तो ई जे हो गया। ठीक है, ऐसा ही यही 2 को पकड़ा गया, इसी में आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ।
ये कह रहा है कि कुत्ता कुतिया, माने कुत्ता जो है पुल्लिंग है, कुतिया जो है स्त्रीलिंग है, घोड़ा जो है पुल्लिंग है, उसके बाद घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा, है कहीं हो, लोमड़ी है, हंसनी है, हरिणी है, घोड़ी है, घोड़ी है। नेक्स्ट आओ, अगला है। अब देखो ये क्या करके यह व्यवस्था अपनाया गया है और उसी को इसमें सर्च करना है। अब देखो 3 + 2 बराबर 5, अब 5 का क्यूब 125, 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64। यहाँ देखो 4 3 7, 7 का क्यूब कितना होता है, 3 से 43 होता है, लेकिन 3 से 41 से दिया है। 8 2 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 13 और 12 25, 25 का क्यूब कितना होता है, 625। 3 और 5 8, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। क्लियर हो गया। आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। यह है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो यहां देखते हैं 14 है प्लस 39 है, यहीं पर देख लो। ये वाला ऑप्शन बी रख के देखते हैं पहले, हम नहीं होगा तो सी रखेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो डी रखेंगे। अब देखो यहाँ यहीं पर रख दिए 4 के बदले में 3, यहाँ रख दो 3, 3 के बदला में 4 और 3 के बदला में 4 हो गया, तो 3 के बाद 4 के बदला में 3 यहाँ रख दो। अब देखो यहाँ शॉर्टकट मेथड देखो, अब ये 12 का स्क्वायर होता है, तो इसमें जो हो जाएगा ये कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। क्लियर। अब देखो 14 + 39 ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, प्लस 5 चौका 20 -6। अब देखो ये हो जाएगा 53 और 20 73, और 73 में से 10 गया, ये बच गया 63, इक्वल टू 63 आ ही गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एक बार और इसको देख लेना बना के, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसी पे बनाओ, बोर्डे पे बना दो, कॉपी पर एकदम माने ऑप्शन जहां है वहीं बना दो, टाइम आपको कम लगेगा। नेक्स्ट आओ, यह है आपका रीजनिंग है, अक्षर संयोजन करना है। तो देखो यहाँ है 13, यहाँ है 14, कितना है, +1 है, यहाँ है 7 माने जी, तब +1 - 7। अब देखो यहाँ है कितना, यहाँ कितना है, यहाँ है 19, यहाँ है 20, +1 और -7। अब देखो यहाँ है 1 + 2, ठीक है, और ये है यू कितना पर आता है, यू आता है 21 पर, 21 पर आता है, तो 26 2 28 में से 7 घटाएंगे 21 तो आएगा ही, और बच गया ई, H 8 पर, E 5 पर और D 4 पर। ये कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर यही होगा। नेक्स्ट आओ, ये कह रहा है कि यदि 25 प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या होगा। माने 25 गो के प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो 12 3 15 हो गया, तो 3/15 गुणे 100, 3 × 15, 3 × 15 और 20 × 100, यानी कि छूट जो प्रभावित है 20% है। 20% है, चलो ठीक है, 20% है तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस का मैथ है, एक बार देख लेना इसको, इसका आंसर हो जाएगा 240/161। नेक्स्ट आओ, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और इसे 32% लाभ पर मयंक को बेचा, और यदि मयंक ने गिटार के लिए 3828 रुपया का भुगतान किया होता तो उसके लिए कीमत की राशि कितना भुगतान करना पड़ता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। इसका भी मान देख लेना, इसका जो मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, cos 37/sin 53 का मान क्या होगा।
इसका से आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिक्टेटोरियल। क्लियर। आओ नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें मैंने गलती किस में है, तो इसमें है, टैकल में है, टैकल नहीं होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू fill in the blanks. We have decided to go on a long drive with our friend. क्लियर। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। मैंने इसका इडियम्स बनाना है। टू बियर फ्रूट मतलब होता है टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। नेक्स्ट आओ, द फॉलोइंग सेंटेंस है, इसमें जो है ही इज द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। इसका आंसर हो जाएगा द मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मैंने सिनोनिम्स बताना है इसमें। तो इसमें अट्रैक्ट का क्या होता है सिनोनिम्स, एंटीस। क्या होता है, एंटीस होता है। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब सही कौन है, इसमें जो है मैकेनिज्म है, सही स्पेलिंग इसका है। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। माने एंटोनिम क्या होगा इसका, ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कैप्टिविटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड स्टडी ऑफ डिजीज। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैथोलॉजी। सुलभ शब्द का विलोम क्या है, इंग्लिश अब खत्म हो गया है, अब टेंशन नहीं लेना है, तो हिंदी आ गया है। सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो सुलभ शब्द का विलोम शब्द है दुर्लभ। सुलभ शब्द का विलोम शब्द है दुर्लभ। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद होता है दिक धन अंबर। नेक्स्ट आओ, सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्तर्षि में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। सप्तर्षि कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और नेक्स्ट में बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष। क्या है, निर्निमेष, एकदम माने निडर, बिना पलक झपकाए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। अच्छा बताइए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा वो, असूर्यपस्या। जो स्त्री मैंने सूर्य भी ना देखे, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब दिया है सेंटेंस तो इसका आंसर असूर्यपस्या होगा। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बादल। इसका अर्थ क्या होता है, बादल। नेक्स्ट आओ, अगला क्या है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, ई जो है प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट आओ, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो यह जीवन का अनेकार्थी है। किसका अनेकार्थी है, जीवन का अनेकार्थी है। ये रहा है आपका आज का एपिसोड, बिहार पुलिस का सेट नंबर 4। कृपया आप अपने दोस्तों के बीच भी बताएं और एक बार जुड़ें हमसे। आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास हम लोग, हमारी टीम करेगी। और मेरा जो हेल्पिंग नंबर है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि आपको
9801727443 और 9199479824 पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेते हैं विदा। जय हिंद, धन्यवाद।